नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं करण सिंह आपके लिए फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में, इससे पिछले पार्ट में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था। अब आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग अनुप्रयोग। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाओं की हम बात करें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो हम पहली बात करते हैं मरीचिका। नंबर एक मरीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। पहले बच्चों में याद दिला देता हूं आपको कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपना क्या था कि जब प्रकाश किरण, याद कीजिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती हुई माध्यमों की पृथककारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसका उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। इसे हमने क्या कहा था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखना, अपना पहला उदाहरण हम देखेंगे इसका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरणों की बात करें तो पहला उदाहरण अपना आता है मरीचिका। अब प्यारे बच्चों, मरीचिका होती क्या है? सबसे पहले तो हम देखें मरीचिका होती क्या है। बच्चों, हम गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में देखते हैं कि कुछ दूरी पर हमें जलाशय दिखाई देते हैं, रेत में जलाशय दिखाई देते हैं, और जब हम सड़क पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं, तो वहाँ पर भी हमें कुछ दूरी पर क्या दिखाई देते हैं? जलाशय दिखाई देते हैं। लेकिन हम पास जाकर देखते हैं वहाँ कोई जलाशय नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये अपना दृष्टि भ्रम जो है वो क्या कहलाता है? मरीचिका कहलाता है। अब यहाँ से हम बात करें, सर ये मरीचिका बनती कैसे है? ठीक है, तो हम पहले बात करें मरीचिका होती क्या है। रेगिस्तान में विचरण करने वाले यात्रियों को गर्मियों के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय सदृश दिखाई देते हैं या जलाशय दिखाई देते हैं। इस दृष्टि भ्रम को मरीचिका कहते हैं। अब यहाँ पर ये मरीचिका बनती कैसे है? यहाँ पर देखना बेटा, होता क्या है कि अपने पास गर्मी के दिनों में ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी की सतह की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है ना? यहाँ पर ये पृथ्वी है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मी के कारण, ताप अधिक होने के कारण यहाँ की जो वायु होती है, ठीक है, ये गर्म हो जाती है। और गर्म होने पर क्या होता है? गर्म होने पर हल्की हो जाती है। ये गर्म होकर हल्की हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ये जब ये हल्की हो गई तो ऊपर वाली वायु इसकी तुलना में क्या है? सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है? कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। ऊपर सघन, नीचे विरल। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे कैसा माध्यम दिखाई देगा अपने को? कैसा माध्यम दिखाई देगा? सघन माध्यम। तो यहां से देखिए क्या होता है, हम ये कहेंगे कि गर्मी के दिनों में पृथ्वी की सतह के समीप की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है। ठीक है ना? जिससे ऊंचाई बढ़ने पर वायु की सघनता बढ़ती जाती है। ठीक है, जब प्रकाश किसी ऊंची वस्तु जैसे पेड़, इमारत, ठीक है, या किसी ऊंची वस्तु से प्रकाश आता है तो ये प्रकाश आपको पता है कौन से माध्यम में प्रवेश करेगा? आप कहेंगे सर ऊपर सघन, नीचे विरल। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, और इसका क्या होता है बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपको पता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ये प्रकाश किरण, किसी ऊंचे स्थान से आने वाला प्रकाश, किसी पेड़, किसी इमारत से आने वाला प्रकाश क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। मतलब सघन माध्यम कौन सा? ऊपर की वायु, और नीचे की वायु कैसा? विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये उत्तरोत्तर अभिलंब से दूर हटती जाती है। बात समझ में आई? लगातार अभिलंब से दूर हटती जाती है। और एक स्थिति में क्या होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो प्रकाश किरण जो है वो क्या होती है? पृथककारी पृष्ठ के अनुदिश संचरित होने लगती है। और जब क्या होता है,
आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण का इसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकाश किरण का क्या हो जाता है, प्रकाश का पूर्णतः आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि किसी ऊंची वस्तु से आने वाला प्रकाश हमें कहां से, भूमि की सतह के नीचे से आता हुआ प्रतीत होता है और यहां पर इस पेड़ का प्रतिबिंब इधर बनेगा। बात समझ में आ रही है? इधर कोई पेड़ है, ठीक है ना, ये लीजिए, ये मैं बना देता हूं, ठीक है, ये आपका पेड़ है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पेड़, ठीक है, या कोई जलाशय है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो हमें इसका प्रतिबिंब यहां दिखाई देता है, किसी ऊंचे स्थान, इमारत या किसी जलाशय का प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो यहाँ में जल के सदृश आकृति दिखाई देती है, जलाशय दिखाई देता है। वास्तव में जलाशय होता नहीं है। ठीक है, इस दृष्टि भ्रम को हमने क्या कहा बेटा, मरीचिका कहा। ठीक है, एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, मरीचिका। ठीक है, दूसरा नंबर 2, हीरे का चमकना। ठीक है, हीरे का चमकना या हीरे का जगमगाना। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखना बेटा, हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों जगमगाता है, तो हम ये कहेंगे कि हीरा जो होता है, ठीक है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण जगमगाता है या चमकता है। अब आगे बात करें, जो हीरा होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना, हीरे का अपवर्तनांक होता है ये 2.42 होता है। हीरा जो होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, और क्रांति कोण जो है वो 24.4 डिग्री होता है। ठीक है ना, हीरे के लिए अपवर्तनांक तो कितना होता है, 2.42, और क्रांति कोण कितना होता है, 24.4 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखना, जो हीरा होता है, हीरे को इस प्रकार काटा या घिसा जाता है, इस हीरे को इस प्रकार काटा या घिसा जाता है, या हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि हीरे में प्रकाश जब एक फलक से प्रवेश करता है तो इसके प्रत्येक फलक से प्रकाश किरणों का बार बार परावर्तन होता है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऐसे जैसे ये बहुत सारे फलक हैं हीरे में, ठीक है, ऐसे 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 जो है इसका बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरा कैसा दिखाई देता, अपने को चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखना बेटा, इसके आगे 2 बात हो गई अपने पास, हीरा क्यों चमकता है, और नंबर 3 मरीचिका। तो दूसरा हमने क्या देखा, हीरे का चमकना। ठीक है, पहला उदाहरण हमने देखा मरीचिका, नंबर 2 देखा हीरे का चमकना। ठीक है, हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है आपने अभी देख लिया, वापस रिवाइज कर दूंगा, एक बार देख लीजिए। अच्छा, नंबर 3 पर हम चलते हैं बेटा। नंबर 3 पे चलें तो नंबर 3 पे हम देखते हैं प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है ना, प्रकाशिक तंतु। अब यहां पर देखना बेटा, प्रकाशिक तंतु, अपने पास प्रकाशिक तंतु होता क्या है, प्रकाशिक तंतु श्रव्य एवं दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित करने के लिए बिना ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक संचरित करने वाली युक्ति होती है। जो संकेत हम देख सकते हैं, जो संकेत हम सुन सकते हैं, उनको बिना किसी ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक संचरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाशिक तंतु का। अब ये जो प्रकाशिक तंतु होता है, ठीक है, ये प्रकाशिक तंतु होता है, इसका व्यास जो है वो मनुष्य के बाल के आकार का होता है, काफी बारीक होता है। ठीक है, अब ये जो प्रकाशिक तंतु हैं, ठीक है, ये क्वार्टज अथवा कांच के बनाए जाते हैं। प्रकाशिक तंतु जो है वो किसके बने होते हैं, क्वार्टज अथवा कांच के बने होते हैं। ठीक है, और ये धागेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, धागेनुमा संरचना होती है। अब इस प्रकाशिक तंतु में 2 चीज होती हैं, एक तो क्रोड़ होता है, ठीक है ना, एक तो क्या होता है, क्रोड़ होता है, और एक अधिपटन होता है। देखना इधर, ये आपका, ये लीजिए, ठीक है, ये आपका मैं प्रकाशिक तंतु बना रहा हूं। ठीक है, अब इस प्रकाशिक तंतु में, ठीक है, इस प्रकाशिक तंतु में, चलो इधर ही बना देता हूं, इस प्रकाशिक तंतु में एक तो क्रोड़ होता है और एक क्या होता है,
अधिपतन होता है। ठीक है, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखना कि ये तो जो है आपका क्या हो गया, बाहर वाला तो ये तो अधिपतन हो गया, ये तो क्या है, अधिपतन। ओके, और ये अंदर वाला जो है ये क्या होता है, क्रोड होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोड। यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो क्रोड होता है इसका अपवर्तनांक अधिपतन के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अब आप कहेंगे सर इस क्रोड का अपवर्तनांक कितना होता है, इस क्रोड का अपवर्तनांक 1.7 होता है। सर अधिपतन का अपवर्तनांक कितना होता है, इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है, तो यहां पर देखना हम ये कहेंगे कि क्रोड का अपवर्तनांक अधिपतन के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अब यहां क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। क्लियर, ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। बच्चों इधर से किसी एंगल पर प्रकाश किरण प्रवेश करेगी। ठीक है, यहां पर ऐसे। अब यहां क्या होगा कि क्रोड और अधिपतन की उभयनिष्ठ सतह पर, इन दोनों की उभयनिष्ठ सतह है, इस सतह पर प्रकाश किरण जो है क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्तित होती है या क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्तित करवाई जाती है, या सर्वे संकेत या दृश्य संकेत क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्तित कराए जाते हैं। तो होता क्या है कि जब यहां पर इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से मोर देन हो जाता है, ठीक है, अधिक हो जाता है, तो यहां पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। क्लियर, यहां पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाती है। क्लियर, न तो कोई प्रकाश किरण बाहर गई, न रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना, न रिफ्रैक्शन हुआ। क्लियर, यहां पर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, अब यहां पर फिर से ये प्रकाश किरण यहां आ गई, बात समझ में आ रही है, यहां आ गई। अब यहां क्या हुआ कि ये फिर से अपने को कॉमन लेयर मिल गई, किसकी, क्रोड और अधिपतन की। ये अधिपतन है भाई, ये बाहर वाला तो क्या है, अधिपतन, और ये अंदर वाला ये क्या है, क्रोड है। क्लियर, यहां पर फिर से उभयनिष्ठ सतह मिल गई। आप देख रहे हैं सघन से विरल आ रही है, यहां पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो देखना ऐसा 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 प्रकाश किरण का प्रकाशिक तंतु में बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश किरण का, ठीक है, या संकेत का बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है ना, और अंत में दूसरे सिरे से प्रकाश किरण बाहर निकल जाती है, बिना किसी ऊर्जा हानि के श्रव्य और दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है। क्लियर, वापस से रिवाइज कर रहा हूं। मरीचिका जो है वो क्या थी, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में विचरण करने वाले यात्रियों को, ठीक है, कुछ दूरी पर जलाशय दिखाई देते हैं, वहाँ वास्तव में जलाशय होता नहीं है, ये दृष्टि भ्रम ही क्या कहलाता है, जलाशय कहलाता है। ठीक है, ये जलाशय दिखाई क्यों देते हैं, ठीक है, ये घटना मरीचिका बनती कैसे है, तो हम ये देखते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, रेगिस्तान में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में पृथ्वी के सतह के समीप की वायु गर्म होकर ऊपर की वायु की तुलना में हल्की हो जाती है। ठीक है, जिससे नीचे की वायु का अपवर्तनांक घट जाता है, ऊपर की वायु का अपवर्तनांक बढ़ जाता है। ठीक है, किसी ऊंचे स्थान, किसी पेड़, किसी इमारत से आने वाली प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है। एक स्थिति में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, और किसी ऊंचे स्थान से आने वाला प्रकाश बजाय ऊंचे स्थान के भूमि के नीचे से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अतः हमें कुछ दूरी पर क्या दिखाई देते हैं, उस ऊंचे स्थान का, पेड़ का, इमारत का, ठीक है, क्या प्रतिबिंब जलाशय के समान दिखाई देता है। यही क्या कहलाती है बेटा, मरीचिका कहलाती है। क्लियर। दूसरा, हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है, हीरे के लिए मैंने बात की कि हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण चमकता है। हीरे के लिए हम बात करें, जो हीरा होता है इसके लिए अपवर्तनांक 2.42 होता है और इसके लिए क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। ठीक है, हीरे को इस प्रकार काटा व घिसा जाता है कि इसके प्रत्येक फलक से,
ठीक है। इसके प्रत्येक फलक से प्रकाश किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करती है और इसके प्रत्येक फलक से जो है प्रकाश किरण का हीरे के अंदर बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर। नंबर 3 पे ऑप्टिकल फाइबर की हम बात करें, प्रकाशिक तंतु की। प्रकाशिक तंतु की हम बात करें तो प्रकाशिक तंतु होता क्या है? प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से श्रव्य और दृश्य संकेतों को बिना किसी ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है, लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। ठीक है। प्रकाशिक तंतु क्वार्टज अथवा उच्च गुणवत्ता के कांच से बनी धागेनुमा संरचना होती है। इसमें एक अधिपटन और एक क्रोड होता है। अंदर वाले बेलनाकार भाग को हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। बाहर वाले को हम क्या कहते हैं? अधिपटन कहते हैं। हम ये देखें कि क्रोड का अपवर्तनांक अधिपटन के अपवर्तनांक से अधिक होता है। यहाँ पर देखना, जब प्रकाश किरण प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से प्रवेश करती है या कोई श्रव्य दृश्य संकेत प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से प्रवेश करता है तो अधिपटन और क्रोड की उभयनिष्ठ सतह पर, क्रोड और अधिपटन की उभयनिष्ठ सतह पर जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो इसका क्रोड में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और बार बार ये देखना, बार बार इस प्रकाशिक तंतु में प्रकाश किरण का बार बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे बिना किसी ऊर्जा हानि के श्रव्य और दृश्य संकेतों को हम लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखना बेटा, हम ये बात करें कि क्या सर ये जो आपकी लाइट रे है, ये जो यहाँ पर एंटर हुई थी, क्या इसकी इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता। ठीक है। तीव्रता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं बेटा, यहाँ पर इसमें तीव्रता में कोई हानि नहीं होगी क्योंकि ये प्रकाश किरण जैसे इसने प्रवेश किया था वैसी बाहर निकल रही है। क्लियर भाई। न तो बाहर गई न इसका अपवर्तन हुआ तो क्या हुआ? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, न इसने अवशोषित किया। ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसकी तीव्रता में कोई हानि नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके आगे हम बात करें गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, बात करेंगे आगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। ध्यान देना बेटा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। अच्छा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की बात करें हम, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की बात करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं APB। APB गोलीय पृष्ठ है। ठीक है। APB क्या है? गोलीय पृष्ठ है। ओके। जो माध्यम N1 व N2 को पृथक करती है, अलग करती है। इसके इधर जो है माध्यम N1 है, इधर माध्यम कैसा है? N2 है। क्लियर। तो यहाँ पर देखना कि ये माध्यम N1 और N2 को क्या करती है? पृथक करती है। N1 माध्यम जो है वो कैसा माध्यम है? N1 जो माध्यम है वो माध्यम विरल माध्यम है, N2 माध्यम सघन माध्यम है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो देखना बेटा, मैं बात करता हूं यहां पर कि OA इस गोलीय पृष्ठ पर कोई आपतित प्रकाश किरण है, क्योंकि O पर जो है क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। O पर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, O से OA प्रकाश किरण दर्पण इस पर गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम बात करें कि यहाँ से इस पर हम अभिलंब खींचें, ठीक है, नॉर्मल खींचें, तो यहाँ पर ये नॉर्मल कहाँ जाएगा? नॉर्मल जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इसका नॉर्मल बना दिया। ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि इस प्रकाश किरण का यहां पर अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा तो आपको पता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ये कैसा माध्यम है बेटा? विरल। ठीक है। ये कैसा माध्यम है? विरल। ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित होती है तो क्या होता है? बताइए। अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर झुकती है? आंसर है अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है। तो यहां पर देखना, ये अभिलंब है, ये प्रकाश किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुकती है। यहां पर देखना, ये एक प्रकाश किरण ऐसे चलती है,
ठीक है, ये यहाँ पर इसके यहाँ पर इस पोल से क्रॉस होती है और ये सीधी निकल जाती है। ठीक है, ऐसे सीधी निकलती है जहां पर दोनों प्रकाश किरणें, दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें इंटरसेक्ट होती हैं। ठीक है, यहां पर जहां पर मिलती है वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ओ की इमेज कहां बन गई, आई पर। आप कहेंगे सर आई पर बन गई, ओके कोई दिक्कत नहीं। बिंदु ए से इस यहां पर ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर AN हमने लंब डाल दिया और इसकी ऊंचाई हमने क्या कह दी बेटा, h कह दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं, माना कौन सी, APB, माना APB गोलीय, APB गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, APB या गोलीय पृष्ठ है, APB गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, अच्छा APB गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ओके। अब आगे देखना, आगे चलते हैं। जो क्या करती है, माध्यम N1 व N2 को अलग अलग करती है। तो आगे हम लिख देंगे जो माध्यम N1 व N2 को पृथक करती है। ठीक है, अब यहां पर देखना बेटा, मुख्य अक्ष पर, ठीक है, मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर बिंब रखा हुआ है, बिंदु O पर बिंब रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखना बेटा, आगे चलते हैं। आगे हम कहते हैं OA आपतित प्रकाश किरण है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। OA आपतित प्रकाश किरण, ठीक है। AI क्या है, AI अपवर्तित प्रकाश किरण है, ओके। AI अपवर्तित प्रकाश किरण है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, हम इसको यहां पर N1 कह देते हैं। ये क्या है, N1C क्या है, अभिलंब है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे OAN1 कौन सा कोण है, आपतन कोण। तो आप कहेंगे कोण OAN1 बराबर I क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण। तथा दूसरा कोण देखिए, हम ये कहेंगे कौन सा कोण, आप कहेंगे CAI, ऐसा कह देंगे CAI इस पॉइंट पर, ठीक है। आप कह देंगे क्या, तथा कोण CAI बराबर R, ये कैसा कोण है, अपवर्तन कोण है। कैसा कोण है, अपवर्तन कोण है। तो आप ये कहेंगे CAI बराबर R अपवर्तन कोण, ओके। कैसा कोण है, अपवर्तन कोण है। यहाँ पर AN बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब है। आगे लिख देंगे AN बराबर H, ठीक है। बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। यहां पर हम ये बात करें, आगे चलते हैं, आगे चलें। सबसे पहले तो हम देखते हैं स्नेल के नियम से या अपवर्तन के नियम से, ठीक है। स्नेल के नियम से हम क्या कहते हैं, अपवर्तन के नियम से हम कहते हैं कि sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N/1, ओके। तो हम ये कहेंगे अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से, ठीक है। अपवर्तन के नियम से हम क्या कहेंगे,
n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलते हैं। n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, मिटा रहा हूं इसको, आगे देखना, मिटा देता हूं मैं इसको, उतार लेना फिर। अच्छा आगे देखना, हमने लिखा n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपको पता है n21 को क्या लिख सकते हैं हम, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। बच्चों यदि आपके पास कोण छोटे हैं, ठीक है, छोटे कोणों के लिए हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। क्लियर भाई, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ओके, तो आप ये कहेंगे छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। तो हम साइन आई किसके लगभग बराबर होगा, आई के। साइन आर लगभग किसके बराबर होगा, आर के। तो आप क्या कहेंगे, n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। इतना काम अपना हो गया। आगे हम देखते हैं कि हमें आई और आर की वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रही है, किस किस की वैल्यू चाहिए, आई और आर की। अब आप देखेंगे कि सर आई और आर हमें कहाँ मिलेगा, तो आई हमें यहाँ मिलेगा। ओके, अब आई कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है ये देखना अपने को। तो देखिए आई कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, अंदर तो किसी भी ट्राइंगल की नहीं है, किसी भी त्रिभुज के अंदर नहीं है। तो हम ये कह देंगे कि OAC त्रिभुज का बहिष्कोण है। आई क्या है, त्रिभुज OAC का बहिष्कोण है। आपको पता है कि बहिष्कोण का मान त्रिभुज के शेष अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम ये कह देंगे क्या, त्रिभुज OAC। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ही हो। ठीक है, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में आई क्या है, बहिष्कोण है। त्रिभुज OAC में आई क्या है, बहिष्कोण है। अच्छा, त्रिभुज OAC में आई क्या है, बहिष्कोण है। ओके, चलो आगे चलते हैं। आपको अभी मैंने बताया कि बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंदर शेष अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर, तो यहां पर हम ये कह देंगे कि आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस, ये देखिए OAC, एल्फा प्लस बीटा। ओके, बात समझ में आ गई होगी, आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। अच्छा आगे देखिए, आगे अपने को आर का वैल्यू चाहिए। अब आर कौन सी ट्राइंगल में मिलेगी, तो आर जो है अपने को त्रिभुज AIC में मिलेगी। आर जो है त्रिभुज AIC में मिलेगी। हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या देखेंगे कि इस त्रिभुज में भी एक बहिष्कोण हमें दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कौन सा है भाई, ये रहा, है कि नहीं है। त्रिभुज AIC में बीटा क्या है, बहिष्कोण है। तो हम ये कह देंगे त्रिभुज AIC में, ठीक है, बीटा बहिष्कोण है। त्रिभुज AIC में बीटा बहिष्कोण है। ठीक है, बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अन्य शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस गामा। ओके, आर प्लस गामा।
अब ये अल्फा बीटा गामा जो हैं, ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रही वो अल्फा है, ठीक है। अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो क्या है, बीटा है। अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रही है वो क्या है, गामा। ओके, अब यहाँ पर अपने को वैल्यू तो किसकी फाइंड आउट करनी थी, गामा को सही लिख देता हूँ भाई, ठीक है। वैल्यू तो किसकी फाइंड आउट करनी थी अपने को, आर की, ठीक है। आ गई किसकी, बीटा की, तो हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखना हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू गामा बीटा माइनस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ओके, अपने पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन अपने को मिल गई। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इक्वेशन नंबर 1 में आई और आर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, आप कहेंगे देखना इधर वैल्यू रखते हैं n1 तो था भाई पहले, क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सर। आगे चलिए, n2 बराबर n2, इसमें क्या रखेंगे भाई, आर का वैल्यू बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ओके, बीटा माइनस गामा। अच्छा जी, अब इनको गुणा कर लेते हैं अंदर, तो हम क्या कहेंगे, n1 अल्फा n1 बीटा, ओके, इज इक्वल टू क्या कह देंगे, n2 बीटा माइनस n2 गामा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए कि ये जो पद है इसको इधर ले आइए, मतलब बीटा बीटा के पदों को एक तरफ कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कह देंगे, n1 अल्फा प्लस, ये देखो माइनस था, इधर आते किसका हो गया, प्लस, क्या हो जाएगा, n2 गामा। ओके, देखिए ये n1 अल्फा ऐसे कैसे लिख दिया, इधर से इसको उठाकर लाएंगे इधर ऐसे, माइनस का था क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर। इधर देखिए n2 बीटा, n2 बीटा, ठीक है। और इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, n1 बीटा। ओके, चलिए आगे आगे चलते हैं, हम लिख देते हैं ऐसे कैसे, n1 अल्फा n2 गामा इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, कॉमन बीटा है। ओके, बीटा को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, आप कहेंगे क्या, n2 माइनस n1, ठीक है, दिख रहा है आपको। अच्छा, यहाँ तक आगे चलते हैं, यहाँ तक आगे चलते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर 4 इसको मैंने कह दिया। अच्छा, इसके आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बोर्ड पर उधर दिखेगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने लिख लिया तो ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसको मिटाते हैं, मिटा रहा हूँ इसको भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना नहीं तो। अच्छा, अब देखिए यहाँ तक अपने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समीकरण 4 को देखते फिर दिमाग में बात आती है कि सर सबके मान मिल गए, लेकिन हमें अल्फा बीटा गामा के मान अभी तक नहीं मिले हैं, ये भी तो हमने माने ही हैं, इनके मान भी तो निकालेंगे भैया। तो देखिए अल्फा बीटा गामा के मान कैसे निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा के मान निकालने के लिए आप ऐसा कीजिए कि समकोण त्रिभुज फाइंड आउट कीजिए। आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि सर बीटा बराबर आर प्लस गामा, लेकिन ये भी जो है आपके पास अननोन एंगल है, ये इसका पता नहीं अभी तक हमें कितना है, क्लियर, तो इसको तो हमें हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले बताइए किसका वैल्यू निकालेंगे भैया, बताइए, आप कहेंगे सर किसका, अल्फा का निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा अल्फा में, समकोण त्रिभुज ONA, देख लीजिए ONA, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज कितना बन गया भाई, समकोण त्रिभुज
ONA। देखिए इधर आप कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ONA में, समकोण त्रिभुज ONA में। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ON, ध्यान देना कि ये जो चीज़ें हैं अपने पास, ये जो राशियां हैं, इन दोनों को एक बिंदु पर मान सकते हैं। दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, इट इज क्लोज टू ईच अदर। ये दो एक दूसरे के क्या हैं? क्लोज हैं, एक दूसरे के पास हैं, इसलिए हम इनको एक ही पॉइंट पर मान सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखिए, हम यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ऊपर लिख देता हूं P व N, P व N को एक ही बिंदु पर माना जा सकता है, एक ही बिंदु पर माना जा सकता है। ठीक है, एक ही बिंदु पर माना जा सकता है। अतः आप क्या कहेंगे कि ON डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, या PO डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? NO के। क्लियर। तो आप कह देंगे क्या? अतः OP इज इक्वल टू ON बराबर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए PC NC के बराबर है। ठीक है, यहीं लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या? PC बराबर NC। एक और बच गई, PI NI, PI इज इक्वल टू NI। ठीक है, ये चीज हमने और ऐड कर ली। अच्छा, अब बात करते हैं आगे समकोण त्रिभुज ONA में। ONA में बात करते हैं तो देखना, हम देखते हैं कि अपने पास इसमें इसका तो हमें पता ही नहीं इसका वैल्यू कितना होगा, लेकिन इसका जरूर हमें पता है, क्योंकि यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, और ये डिस्टेंस क्या है भैया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ये रेडियस है, इसका मतलब ये तो वैल्यू हमें पता है। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता नहीं है, ये क्या है? H है। इन दोनों के बीच में, या ऐसा कहें, इसको छोड़िए, दूसरा समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने। ये देखिए ON क्या है? ON या OP बिंब की दूरी है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये हमें पता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U होती है। और ये H जो है, H है ही अपने पास। तो इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन फिट होगा? साइन थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। 3 पर देखते हैं तो देखना, आप ये कहेंगे थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, और ये लंब और ये आधार, और ये क्या है? कर्ण है। तो ये कर्ण का तो हमें पता ही नहीं है, दो चीजों में संबंध देखना है, लंब और आधार। लंब और आधार के बीच में आपने कक्षा 10th में पढ़ा होगा LAL बटे कक्का। ठीक है, लंब बटे आधार, साइन कोस टेन। ठीक है, तो टेन, ये इस ट्रायंगल में किसका रिलेशन मिलेगा अपने को? 10 का। तो आप क्या कहेंगे? टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब कोण छोटे हैं आपको पता है, तो आप इसको अल्फा कह सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन अल्फा इज इक्वल टू H, या पहले कह दूं मैं AN बटे NO। आप कह दें AN बटे NO। ओके, अब देखिए आप, AN तो हमने क्या माना है? H माना है, H। और PN को हमने नगण्य मान लिया, तो एक बिंदु पर आ गए भैया। तो देखना ON किसके बराबर है? OP के बराबर है। तो आप कह सकते हैं इसको PO। इक्वेशन नंबर जो भी है, छोड़ो इक्वेशन नंबर मत देना, 4 में सबके मान रखने अपने को। दूसरा, अब अल्फा का मान तो अपने को मिल गया, बीटा का मान कौन से समकोण त्रिभुज में मिलेगा? बीटा का मान मिलेगा ANC में। क्लियर। तो अगला चलते हैं समकोण त्रिभुज ANC में, समकोण त्रिभुज ANC में। चलिए समकोण त्रिभुज ANC में देखते हैं आगे। तो देखना बेटा,
हम ये कहेंगे टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा तो लिख देता हूँ। अब देखना ये लंब और ये आधार, तो आप क्या कहेंगे, क्या an बटे NC और an क्या है, h है, an अपने पास h है और NC को किसके बराबर लिखा हमने, PC के बराबर है। ओके ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं अगली समकोण त्रिभुज ANI में, ये क्यों ली भाई, गामा मिलेगा इसमें अपने को। समकोण त्रिभुज ANI में ओके, ANI में देखिए समकोण त्रिभुज ANI में, समकोण त्रिभुज ANI की बात करते हैं तो हमें tan गामा मिलेगा, tan गामा इज इक्वल टू गामा बराबर AN बटे NI। अब आप सीख गए हैं AN बटे NI बराबर क्या है, H है, H और AI PI, AI NI PI ओके। अब देखना अल्फा बीटा गामा के मान, अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ क्या कह देंगे, अल्फा बीटा गामा के मान कहाँ रखे, गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर ओके। समीकरण 4 में रख ही लेते हैं। अब N1 अल्फा का वैल्यू रखिए, क्या रखें भाई, क्या रखें, OH अपॉन PO रख देते हैं, H अपॉन PO ओके। चलते हैं आगे चलते हैं, क्या आया, प्लस का साइन, N2 गामा का वैल्यू रखिए भैया, गामा का वैल्यू क्या है, देखते हैं अल्फा बीटा गामा H अपॉन PI ओके बराबर बीटा का वैल्यू क्या है भैया, H अपॉन PC N2 माइनस N1 अच्छा देखना आगे चलते हैं। आगे चलो, इन सब में पहले तो कॉमन दिख रहा अपने को H, ले लेते हैं कॉमन H, ठीक है, H क्या बचा, N1 अपॉन PO ओके प्लस यहाँ क्या बचेगा, N2 अपॉन PI, ठीक है, ये कोष्टक लगाने क्या, हाँ S तो है ही भाई, ठीक है, यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं, और हो गया इतना काम बंद। इनमें H कॉमन है ही, H अपॉन PC, ठीक है, या ऐसे लिख दें इसको, H को ऐसे बाहर ले लीजिए, क्या रहा, N2 माइनस N1 अपॉन PC ओके। देखिए H से H कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा अपने पास, N1 PO प्लस N2 PI इज इक्वल टू क्या बचा आगे, N2 माइनस N1 अपॉन PC ओके। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें, बात करेंगे PO। व्हाट इज PO,
PO इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो देखिए प्रकाश किरण गोज दिस डायरेक्शन, भाई लाइट रे गोज दिस डायरेक्शन, और हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर। साइन कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोलिए नेगेटिव। तो आप क्या कहेंगे, PO इज इक्वल टू U, और U भी कैसा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई। दूसरा आगे चलिए, PI, ठीक है। अब देखना लाइट रे राइट डायरेक्शन में जा रही है, हम भी किधर जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो PI पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। PI क्या आएगा, पॉजिटिव। PI इज इक्वल टू V। ओके, आगे चलें, आगे चलो, आगे चलते हैं। PC है ना, PC इज इक्वल टू, PC की हम बात करें तो PC के लिए आप ये कहेंगे, ये क्या है PC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी PC जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, R है ये R। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही ना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस दिशा में चल रहा है। चलिए इतना काम हो गया भैया, आगे चलिए, आगे चलते हैं। N1 बटे क्या रखना है, PO माइनस U, ओके, प्लस N2 क्या रखना है, प्लस V, बराबर क्या रखना है, N2 माइनस N1 अपॉन R, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, थोड़ा आगे पीछे अरेंज कर लेते हैं इसे। तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। ओके, ये आपका गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र है। बच्चों ये उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में है। बात समझ में आ रही है। यहां पर ही मैं एक समस्या सोल्व और कर देता हूं आपकी। ये आपका उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन है, कौन से मीडियम से, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, अब आप कहें कि गुरुजी ऐसी कंडीशन बन जाए, ऐसी कंडीशन बन जाए कि हमें रिफ्रैक्शन करना हो किस मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो हमें क्या करना होगा। बात समझ में आ रही है। यहां पर ये रिफ्रैक्शन किस में है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, यदि हमें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना हो तो हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए बात करते हैं आगे। देखना, ये तो बात हो गया, यह है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। यह है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। चलो, ये किसके लिए है, उत्तल पृष्ठ के लिए। अब अवतल पृष्ठ की हम बात करें, इसको एक बार उतार लीजिए, आगे चलेंगे फिर, ठीक है। अब बात करें आगे अवतल पृष्ठ की, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। ये जो आपका सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तन जो है ना, ये उसमें काम में आएगा अपने लेंस मेकर फॉर्मूले में। लेंस मेकर सूत्र पढ़ेंगे आगे, उसमें जो है ये काम में आने वाली चीज़ है। अच्छा जी, आगे देखिए, ये गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र हो गया। इसी में एक छोटी सी चीज़ आपके लिए ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ये अपने आरबीसी में टॉपिक नहीं है जो मैं अगला बता रहा हूँ, इसलिए पूरे टॉपिक को डिराइव न करके हम छोटे से में काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सघन माध्यम से, ये भी गोलीय पृष्ठ से ही है, सघन माध्यम से विरल
माध्यम में अपवर्तन सूत्र। चलिए देखना क्या होगा। यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में हम अपवर्तन सूत्र की बात करें तो यहाँ पर देखना N1 है उसकी जगह N2 हो जाएगा और N2 की जगह अपना N1 हो जाएगा। जहाँ पर N1 है उसकी जगह N2 हो जाएगा और N2 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, N1 हो जाएगा। तो देखना इधर क्या होगा, N1, ठीक है, N1V माइनस N2U बराबर, ठीक है, N1 माइनस N2 अपॉन R। ओके, ये आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में सूत्र है। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे अगले वीडियो में आपके लिए ऑप्टिक्स का ही एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप चैनल को सपोर्ट करें। जितनी इस एजुकेशन चैनल की ग्रोथ होगी आपको उतना ही अच्छा कंटेंट और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।